हेलो एवरीवन। सो ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की क्लास है और आज की क्लास में मैं आपको हिंदी का पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ और ये पेपर 2019 में आया था। सो यही पेपर है जो 2019 में आया था। इसमें 5 बहुवचनीय प्रश्न पूछे जाते हैं, 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। सो जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, वो इस पेपर के थ्रू ही करेंगे। उसके अलावा जो अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न है वो मैं आपको अपने नोट्स के थ्रू कराऊंगी जो मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं। सो चलिए फटाफट से पहले ऑप्शनल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, मतलब कि फीमेल क्या होता है? कवित्री, कवियत्री, कवियत्री या कवियत्री। सो जो कवि शब्द है उसका जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है कवियत्री और उसको लिखने का जो राइट तरीका है वो है क व या पे छोटे ये त्री, कवियत्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ है प्रतीक्षा, संख्या, बोली या फिर भाषा। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संख्या। मरकट का पर्यायवाची शब्द है पानी, पुत्र, मित्र या फिर बंदर। तो उसका जो सही अर्थ है वो है बंदर, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो किसी संपूर्ण जाति का बोध कराती हैं। पुस्तक, ममता, अच्छाई, रमेश। रमेश तो एक मतलब कि प्रॉपर नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। इसे हिंदी में मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। अच्छाई एक भाववाचक संज्ञा है, ममता ही भाववाचक संज्ञा है, जबकि जो पुस्तक है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। फा का उच्चारण स्थल है कंठ, ओष्ठ, तालव्य या फिर मूर्धन्य। पा, फा, बा, भ, म। तो ये लास्ट वाला वर्ग है जिसका उच्चारण किससे होता है? ओष्ठ से होता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सो ये हमारे 5 बहुवचनीय प्रश्न हो गए। अब चलिए हम इन लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सो पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, सम उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है? पहले, मतलब कि शब्द से पहले जुड़ता है। तो सम प्लस यम संयम, सम प्लस योग संयोग, सम प्लस भव संभव। ये आधा माह है तो इट मीन्स इसकी क्या लगेगी? बिंदी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है क्योंकि इनकी जो रचनाएं थी वो प्रकृति पर आधारित थी। तो प्रकृति का सुकुमार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक है। पंच परमेश्वर की कहानी ग्रामीण जीवन के बारे में है। तो पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में प्रयोग करें। तो जो मुहावरा है वो है अंधे की लकड़ी होना, जिसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। प्रयोग क्या होगा? राजू अपने बूढ़े माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी है, मतलब कि उनका एकमात्र सहारा है। प्रसंगोचित शब्द के लिए समास किस समास का उदाहरण है? तो आपको समास पता करने के लिए इसका समास विग्रह करना पड़ेगा। प्रसंगोचित का समास प्रकार विग्रह होगा प्रसंग के लिए उचित। के लिए क्या है? एक कारक चिन्ह है, तो यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसी वजह से ये कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। लास्ट क्वेश्चन है हमारा अति लघु उत्तरीय, छ संयुक्त वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बिना है? तो हमारे हिंदी भाषा में 4 संयुक्त अक्षर हैं, मतलब कि संयुक्त वर्ण है, सॉरी। उसमें से छ एक है जो कि का प्लस शा से मिलकर बना है। अब हम अपने लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन तो बच्चे बच्चे को याद होगी, तो पहले आप हेडिंग डालेंगे संज्ञा। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख के आ सकते हैं, अर्थात कोई भी चीज़ जिसका नाम है वह संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए आगरा, अच्छाई, राधा, ताजमहल आदि। संज्ञा के प्रकार आप एक फ्लोचार्ट बना सकते हैं इस तरीके से। संज्ञा के मेनली कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं हिंदी में। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा
और जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। इनको डिफाइन कर देते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि मोहन, मथुरा आदि। फिर आया हमारा जातिवाचक संज्ञा, किसी वर्ग या जाति के नाम को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि लड़का, गाय, शहर। शहर में सारे शहर आ गए, बरेली भी आ गया, यूपी भी, यूपी नहीं, आगरा भी आ गया, दिल्ली भी आ गया, सारे शहर आ गए इसमें। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी तरल पदार्थ के नाम को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि दूध, पेट्रोल आदि। समूहवाचक संज्ञा, वे शब्द, वो संज्ञा शब्द जो किसी पूरे समूह या वर्ग का बोध कराते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि लोग। अब लोग में एक तो लोग नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होते हैं, पूरे समूह का बोध करा रहे हैं। पुलिस, सेना, भीड़ आदि। लास्ट है भाववाचक संज्ञा, किसी भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कि अच्छाई, बुराई, बचपन आदि। जो भाववाचक संज्ञा होती है उसे हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, उसे देख या छू नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर आपको इसी तरीके से लिख के आने हैं हमेशा, एक तरफ डालेंगे उपसर्ग, एक तरफ डालेंगे प्रत्यय। उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना है, वो कौन से शब्द है? उप प्लस सर्ग। इस तरीके से जो प्रत्यय है वो भी 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति प्लस ए। उपशब्द जो होते हैं वो शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं, जबकि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। नेक्स्ट अंतर है, उपसर्ग शब्द का अर्थ, उपसर्ग जब किस शब्द में जुड़ता है तो उसका अर्थ बदलता है या फिर कोई नया रूप देता है शब्द को, लेकिन जब हम प्रत्यय को किसी शब्द में जोड़ते हैं तो उससे मिलता जुलता ही कोई शब्द बन जाता है। उपसर्ग का प्रयोग प्रत्यय की अपेक्षा कैसा होता है? आसान होता है, वो कठिन होता है। कैसा होता है? कठिन होता है, जबकि जो प्रत्यय का उपयोग होता है वो सरल होता है। नेक्स्ट अंतर है, अधिकांश उपसर्ग का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, जबकि जो प्रत्यय होता है उसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। जैसे कि आप इसके उदाहरण देखिए, अप प्लस मान अपमान, आ प्लस सत्य असत्य, अनु प्लस प्रयोग अनुप्रयोग। देखिए उपसर्ग जोड़ दिया तो एकदम नया अर्थ बन गया। जैसे कि मान का अर्थ होता है किसी का सम्मान करना, जबकि अपमान उसका उल्टा हो गया, किसी का तिरस्कार करना, किसी की बुराइयां करना। सत्य का मतलब होता है एकदम सच बोलना, जबकि असत्य क्या हो गया? उसका विपरीत हो गया। मतलब कि अर्थ को बिल्कुल बदल देते हैं, नवीन रूप देते हैं। और जब आप देखिए आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो क्या होंगे? नवीन रूप नहीं देंगे, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता ही बनाएंगे। जैसे समाज प्लस एक, समाज एक, पहले वाला समाज से मिलता जुलता है। भला प्लस आई भलाई, गुड़ प्लस वान गुणवान। ठीक है, यहाँ पे हमारे उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वविराम और अल्पविराम में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पूर्वविराम का सिंबल क्या होता है? ये। अर्धविराम का सिंबल क्या होता है? अल्पविराम का सिंबल क्या होता है? ये कॉमा। पूर्वविराम का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, यह दर्शाता है कि वाक्य पूर्ण हो गया है और इसके बाद क्या होता है? दूसरा वाक्य शुरू हो जाता है। जबकि जो अल्पविराम होता है उसका प्रयोग वाक्य के बीच में किया जाता है और यह दर्शाता है कि वाक्य में कोई छोटे छोटे विराम है, या फिर ये अल्पविराम को लगाने के बाद नया वाक्य नहीं, एक नया शब्द लगता है। ठीक है, जो पूर्वविराम है उसका सिंबल होता है ये, अल्पविराम का सिंबल होता है ये। अब उदाहरण देखिए, वह स्कूल गया तो ये पूर्वविराम लग गया यहाँ पे, सोहन पढ़ता है ये पूर्वविराम। जबकि यहाँ उदाहरण देखिए, मुझे फल अल्पविराम, सब्जियाँ व दूध खरीदना है, वह थक गया है था इसलिए सो गया। ठीक है, ये कॉमा क्या है? अल्पविराम है। इसमें आप एक और अंतर लिख के आ सकते हैं कि पूर्वविराम का जहाँ पे प्रयोग होता है वहाँ पे हमें अधिक समय के लिए रुकना होता है, लेकिन जहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग होता है वहाँ पे हमें बहुत कम समय के लिए रुकना होता है। एक और अंतर मैं आपको बताती हूँ कि पूर्वविराम जो एक वाक्य होता है उसमें पूर्वविराम केवल एक ही बार आता है। ठीक है, उसके बाद तो नया वाक्य शुरू हो जाता है। लेकिन जो अल्पविराम होता है उसका उपयोग हम वाक्य में एक से ज़्यादा बार कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। मौन वाचन, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कि मौन वाचन होता क्या है। बिना किसी आवाज़ किए लिखित सामग्री को पढ़ना ही हमारा मौन वाचन कहलाता है। ये एक पठन का तरीका है। पठन के 2 तरीके होते हैं, एक होता है स्वर वाचन, बोल बोल के पढ़ना, और एक होता है मौन वाचन, मन ही मन पढ़ लेना। मौन वाचन के क्या क्या फ़ायदे हैं? वाचन की गति में वृद्धि होती है,
अर्धग्रहण के कौशल भी विकसित होता है, मस्तिष्क और नेत्र दोनों सक्रिय रहते हैं, स्वाध्याय की रुचि बढ़ती है। देखिए अपने आप ही बच्चा पढ़ रहा है तो वो खुद से ही पढ़ने की उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा। एकाग्रता बढ़ती है क्योंकि अकेले बैठ के पढ़ रहा है, 10 बच्चे उसके आसपास नहीं है तो वो एकाग्र होगा, उसका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा और कम समय में वो अधिक वाचन भी कर लेता है क्योंकि अब वो मन ही मन पढ़ रहा है। उसको बहुत तेज बोल के अपनी एनर्जी वेस्ट करने की नीड नहीं है, मन ही मन फटाफट वो पढ़ता जाएगा और अर्थ ग्रहण करता जाएगा। ठीक है। और मौन वाचन के अब जो महत्व है हम उस तरीके से हम पॉइंट लिख देते हैं थोड़े से। पहला है शब्द भंडार में वृद्धि। मौन वाचन से नए शब्दों को सीखने और उनके भंडारण करने में वृद्धि होती है क्योंकि जब हम मौन वाचन करते हैं उसमें हम तीव्र गति से पढ़ते हैं तो हम कम समय में अधिक पढ़ लेते हैं। तो क्या होगा, हमारा जो शब्द भंडार है वो भी तो तीव्रता से बढ़ेगा। नेक्स्ट है आत्मविश्वास बढ़ता है। मौन वाचन से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है जो पाठ को पढ़ने व समझने से बनता है। नेक्स्ट है समझ में वृद्धि होती है। इसके द्वारा समझ में वृद्धि होती है क्योंकि पाठक ध्यान केंद्रित करके पढ़ता है, साथ ही साथ वो क्या करता जाता है, अर्थ ग्रहण भी करता जाता है। उसका ध्यान इधर उधर नहीं होता है, सीधे कहाँ होता है, पढ़ाई पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कम ऊर्जा कब है। जब बच्चा मौन वाचन करता है तो उसकी जो इंद्रियां होती है वो शांत ढंग से काम करती है तो वो कम ऊर्जा में ज़्यादा अधिक पढ़ लेता है तो उसकी ऊर्जा भी कम होती है। उसमें दीर्घ समय तक मौन वाचन, जिससे वो क्या हो सकता है, दीर्घ समय तक मौन वाचन करता है। अगर मैं ऐसे सबको बोल बोल के पढ़ा रही हूँ तो ये 100 वाचन है तो 1 घंटे बाद या मैक्स टू मैक्स 2 घंटे बाद मैं थक ही जाऊँगी, मैं चुप ही हो जाऊँगी। 2 घंटे मैंने बहुत बोल दिया, 1 घंटे बाद मैं थक जाऊँगी, चुप हो जाऊँगी। लेकिन जब हम अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम इतना बोल बोल के नहीं पढ़ते, तो हम आराम से बहुत देर तक पढ़ते रहते हैं, 4-5 घंटे ऐसे ही पढ़ लेते हैं क्योंकि हम वहाँ पर मौन वाचन कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सर्वनाम तो सबको पता है कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उसी का एक भेद के बारे में पूछ लिया, उसका भेद क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बारे में पूछा है। तो किसी वाक्य में जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्तियों के स्थान पर किया जाता है उसे ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं या फिर कहते हैं, जैसे कि तुम, मैं, हमारे, उसका आदि। उदाहरण है मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे जो मैं है वो क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तुम्हारे पिताजी लेने आए हैं, तो तुम्हारे क्या हो गया, एक पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तम पुरुष, जैसे कि मैं और हम। इसको लर्न करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है। उत्तम है मतलब कि सबसे बेस्ट है, तो मैं अपने बारे में बात करूंगी या फिर हमारे बारे में बात करूंगी, मैं किसी को अपने से ऊपर तो नहीं समझूंगी। तो मैं और हम क्या हो गया, एक उत्तम पुरुष हो गया। फिर आया मध्यम पुरुष। अब मैं बात किससे करूंगी, तुमसे ही बात करूंगी, गजनी तो हूँ नहीं खुद से ही बात करूँ, है ना, या बेवकूफ़ तो हूँ नहीं खुद से ही बात करूँ। वैसे बेवकूफ़ तो नहीं कहते खुद से बात करने वाले को, लेकिन जाहिर सी बात है मैं तुमसे बात करूंगी। तो मध्यम पुरुष क्या हो गया, तू हो गया, तुम हो गया या फिर आप हो गया। इतनी सब चीज़ें मैं आपको यूज़ कर सकती हूँ बोलते हुए। तो ये मध्यम पुरुष ये हो गया। अब अन्य पुरुष क्या हुआ, ऐरे गहरे कौन ले गए, यह, वह, इसका, उसका, ये, वे, तो ये सब ऐरे गहरे हो गए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्द में स्वतंत्र अभिव्यक्ति कीजिए। राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से, एक तो 15 अगस्त है, गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस भी कहते हैं, गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी और गांधी जयंती मतलब कि 2 अक्टूबर। इनमें से आप किसी पे भी लिख सकते हैं। आप ये मत करना कि होली, दिवाली, ईद पे लिख के आ रहे हैं, वो राष्ट्रीय पर्व नहीं है। तो मैंने यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस के ऊपर लिखा है, तो हेडिंग डालिएगा 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। भारत का स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन सन 1947 ईस्वी में हमारा जो देश था वो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी उसने। इस दिन हमें उस स्वतंत्रता सेनानियों को याद, यह दिन जो है हमें उस स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने देश की आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। यह एक ऐसा दिन है जो हमें अपनी स्वतंत्रता की कीमत समझने और उसकी रक्षा करने की प्रेरणा देता है। आज हम स्वतंत्र देश में रहते हैं जहां हम अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं है बल्कि एक क्या है बच्चों, कर्तव्य है। हमें अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग देश का विकास, उन्नति करने के लिए करना चाहिए, मतलब कि देश का विकास और उन्नति करने के लिए करें। ये नहीं हम सोच रहे हम स्वतंत्रता नाम से लेटे पड़े रीले देख रहे हैं, नहीं।
स्वतंत्रता स्वतंत्रता एक हमारा अधिकार तो है, साथ ही साथ हमारा कर्तव्य भी है। हमें स्वतंत्रता मिली है तो अपने देश के लिए भी कुछ करें, अपने देश को भी आगे बढ़ाएं। तो देखिए कोटेशन लिखी है, गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। गूंज रहा है दुनिया में हिंदुस्तान का नारा, चमक रहा है आसमान में तिरंगा हमारा। 15 अगस्त एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष लाल किले पर भारत का झंडा फहराते हैं। एक और कोटेशन, तिरंगा सिर्फ आन या शान नहीं है, तिरंगा सिर्फ आन या शान नहीं है, ये भारतीयों की जान है। क्या है? भारतीयों की जान है। सो यहाँ पे हमारा 2019 का जो हिंदी का पेपर है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी और आपको ये क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो बहुत ज़्यादा इजी लगे होंगे। आई थिंक आपको एक बार मेरे संग पढ़ने के बाद ही ये याद हो गए होंगे। नहीं याद हो तो बस एक बार और वीडियो देख लीजिए, आपको आराम से याद हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल लिखे हैं और जितने मैंने लिखे आप उतने ही लिख के आना, क्योंकि पेपर में तो टाइम नहीं होता, 1 आवर का पेपर है तो आपको फटाफट आंसर लिखने होंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बाय एंड हैव अ गुड डे।